श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 नवंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं दुनिया भर की उन खबरों के साथ जिन्हें ग्लोबल मीडिया छुपाता है, लेकिन हम सच्चाई सामने लाते हैं। आज की रात शांत नहीं है। व्हाइट हाउस के सामने जवान गोलियों से छलनी, हांगकांग आग में जलता हुआ, वेनेजुएला जंग की तैयारी में, कुर्दिस्तान ड्रोन से दहल गया, ईरान में जंगल धधक रहा है और वॉशिंगटन में ट्रंप का प्रेशर, लेकिन एमबीएस का साफ जवाब, फलस्तीन के बिना कोई अमन नहीं होगा। नाज़रीन, दुनिया जल रही है, लेकिन असली सवाल है आग कौन लगा रहा है और बुझाना कौन चाहता है। आज हम सच तक जाएंगे, नाम लेकर बिना झुके बिना डरे चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के जवानों पर फायरिंग हुई है। दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब एक सनसनीखेज और खतरनाक हमला हुआ है। फायरिंग की खबरें सामने आई हैं। नेशनल गार्ड के कई जवानों को गोली लगी है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर अभी फरार है और पूरे शहर से भारी पुलिस फोर्स, स्पेशल यूनिट्स और एम्बुलेंस मौके की तरफ दौड़ पड़ी। इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है, आसपास रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, ये वाकया बहुत दर्दनाक है। इन जवानों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुल्क की हिफाजत की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें जल्द शिफा दे और आगे कोई जानी नुकसान ना हो। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हांगकांग के ताइपू में तबाही। दोस्तों, हांगकांग के ताइपू डिस्ट्रिक्ट से एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। एरियल फुटेज में नजर आ रहा कि पूरी रिहायशी बिल्डिंग समंदर की लपटों से घिरी हुई है। आसमान तक आग और धुएं ने पूरे इलाके मोहल्ले को कयामत से बना दिया है। फायर फाइटर्स पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन आग इतनी तेज फैलती जा रही है कि उसे काबू पाना मुश्किल हो गया है। आसपास की इमारतों को भी खतरा होने की वजह से लोगों को फौरन निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस लगातार पहुंच रही है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, वेनेजुएला की फोर्स जंग की तैयारी में। दोस्तों, वेनेजुएला से एक नई वीडियो फुटेज सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसमें वेनेजुएला की मिलिट्री भारी हथियारों के साथ सियाबोन के खिलाफ जबरदस्त फायर ड्रिल करती नजर आ रही है। तोपों की गूंज, मिसाइल लॉन्च और नेवल फोर्स, सब कुछ एक असली जंग जैसा माहौल पेश कर रहा है। वीडियो के साथ प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने सख्त बयान दिया है, हमारी फौज तैयार है, मुल्क का एक एक इंच बचाया जाएगा, कोई भी अटैक हो हम पूरी तरह से जवाब देंगे। मदुरो को यह मैसेज साफ है, चाहे जमीन से हमला हो या समंदर से, वेनेजुएला पीछे हटने वाला नहीं है। इलाकों में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और यह ड्रिल इस बात का इशारा है कि वेनेजुएला किसी भी मिलिट्री कन्फर्मेशन के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा हुआ है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, इराक के कुर्दिस्तान में 3 ड्रोन हमले। दोस्तों, इराक के कुर्दिस्तान रीजन से एक बड़ी और खतरनाक खबर सामने आई है। इराकी सोर्सेस के मुताबिक 3 अनजान ड्रोन ने खोर मोर गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया है। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरजेंसी यूनिट मौके पर पहुंच चुकी है और हालात को काबू करने की कोशिश चल रही है। गैस फैसिलिटी की स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से यह हमला आर्थिक और सियासी दोनों मोर्चों पर बड़ा माना जा रहा है। अभी तक जानी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह ड्रोन किसने भेजे और किस मकसद से भेजे। इलाके में तनाव और बढ़ने का खतरा साफ दिख रहा है। हम दुआ करते हैं कि लोग महफूज रहें, हालात जल्द बेहतर हों। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, ईरान के गोल्डस्टीन
प्रांत के भयानक जंगल में आग लग गई है। दोस्तों, गोल्डस्टीन प्रांत से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। जंगलों में लगी भयानक आग आसमान तक उठ रही है और पूरे इलाके को खतरे में डाल चुकी है। इस कहर को काबू के लिए ईरानियन रेड क्रिसेंट का हेलीकॉप्टर सीधा आग के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी मात्रा में पानी गिराकर लपटों को काबू करने की कोशिश कर रहा है। हवा का तेज रुख, बढ़ती गर्मी और सूखे पेड़, इन सब ने आग बुझाने के ऑपरेशन को बहुत मुश्किल बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद फायर फाइटर्स हार नहीं मान रहे हैं। जमीन पर दर्जनों टीमें तैनात हैं और हेलीकॉप्टर हवा से लगातार सपोर्ट दे रहा है। मकामी लोग दुआ कर रहे हैं कि आग जल्द बुझ जाए, किसी की जान या घर को नुकसान न पहुंचे। इस वक्त पूरी दुनिया में गोल्डस्टीन के लोगों को और रेड क्रिसेंट के बहादुर जाबाजों के लिए दुआएं निकल रही हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, वेस्ट बैंक में बड़ी सैन्य कार्रवाई। दोस्तों, आज सुबह से ही कब्जा वाले वेस्ट बैंक में एक भारी सैन्य अभियान जारी है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स ने बटाला रेफ्यूजी कैंप नाब्लुस के पूर्वी इलाकों में प्रवेश किया और एक फौजी परिवार पर छापा मारा। खबरों के मुताबिक फौज ने कई इलाकों को घेर लिया है। घरों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और कई परिवारों को जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नाब्लुस और आसपास के मोहल्ले में भारी अस्त्रों से लैस फौज आबादी वाले इलाकों में घुसकर दर दर की मार, गरीब मुस्लिम परिवारों को बिना किसी वारंट या वजह के बेघर किया जा रहा है। यह हमला जहां कई मासूमों को खतरा है, इंसानी हक, सुरक्षा और इज्जत के सवाल खड़े करता है। हम दुआ करते हैं कि उन परिवारों को न्याय मिले, उनका नुकसान रुके और बेगुनाह लोग महफूज रहें। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, ईरान फ्रांस कैदी तबादला समझौता। दोस्तों, ईरान और फ्रांस के रिश्तों में एक बड़ा और अहम मोड़ आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया है कि आने वाले 2 महीनों में 2 फ्रेंच नागरिक सिसिल कोलर और जैक पेरिस वतन वापस लौट सकेंगे। यह कदम कैदी तबादला समझौते के तहत उठाया जा रहा है। ईरानी नागरिक की रिहाई भी शामिल है। कोलर और पेरिस को मई 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 20 और 17 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि हाल ही में रिहा किए जाने के बाद भी वे अभी तेहरान की फ्रेंच एम्बेसी के अंदर मौजूद हैं और देश छोड़ने की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मदई फ्रांस में सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ पोस्ट और आरोप में गिरफ्तार हुए थे और अभी जमानत पर हैं, लेकिन फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी है। अराक्ची का कहना है कि तबादला कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही अमल में लाया जाएगा, जबकि फ्रांस का कहना है कि वे चाहेगा कि कोलर और पेरिस जल्द से जल्द वफन वापस पहुंचे। यह पूरा मामला न्यूक्लियर डील, गजा जंग और वेस्ट एशिया की सियासत के बीच बहुत अहम माना जा रहा है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, सीरिया में फिर भिड़त। दोस्तों, सीरिया के उत्तरी इलाके में आज फिर तनाव बढ़ने वाली बड़ी खबर सामने आई है। गवर्नमेंट के रक्षा मंत्रालय के जुड़े फाइनेंशियल सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी के दरमियान एक करीब भारी झड़प छिड़ गई है। मकामी सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और इलाके में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आए। याद रहे, मार्च में दोनों पक्षों के बीच फायरबंदी और तालमेल का समझौता हुआ था, जिसमें धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं में शामिल करने पर सहमति बनी थी। लेकिन बार बार होने वाली झड़पें इस समझौते की खुलेआम अवहेलना दिखाती है। उत्तर और पूर्वी सीरिया में दोबारा हिंसा भड़कने का डर बढ़ गया है और लोग इस बात से खौफजदा हैं कि अगर हालत काबू में नहीं आए तो आबादियां फिर से जंग की आग में झोंक दी जाएंगी। दुआ यही है कि सीरिया के लोग जो पहले ही जंग से तबाह हैं, दोबारा उस दर्द से ना गुजरे। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, ईरान के टॉप एडवाइजर का बयान। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में आज एक बड़ा बयान जारी हुआ है जिसने हलचल मचा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के करीबी वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा कि आज के हालात में लेबनान के लिए हिजबुल्लाह रोटी और पानी से भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह ना होता तो इजराइल लेबनान को तबाह कर देता। लेकिन बैरूत इस बयान से बुरी तरह भड़क गया है।
लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ अर्रागी ने सख्त लहजे में कहा कि हमारे लिए रोटी पानी से ज्यादा अहम है हमारी सल्तनत, आजादी और फैसले खुद लेने का हक। बाहरी एजेंडे की दखलंदाजी काबिल कबूल नहीं है। क्रिश्चियन लीडर समीर गोगवा ने भी कहा कि लेबनान एक आजाद मुल्क है और किसी को उसके अंदरूनी मसाइल में दखल देने का अधिकार नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के सैन्य चीफ हैसम तबदाई को मार गिराया और हालत पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। अब जो लेबनान के वजीर नेता हैं और वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि भैया ईरान को नहीं बोलना चाहिए, पर अमेरिका के कहने पर हिजबुल्लाह से हथियार क्यों छुड़वाया जा रहा है? क्या इसका जवाब लेबनानी हुकूमत दे पाएगी? वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन बढ़ाने की सख्त मांग रखी, लेकिन एमबीएस ने बेहद मजबूती से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड में सऊदी इजराइल की शमूलियत के लिए जोर डाला, लेकिन एमबीएस अपने पुराने स्टैंड पर अड़िग रहे और साफ कहा नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब इजराइल 1967 बॉर्डर के साथ ईस्ट जेरूसलम को राजधानी मानते हुए एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क को स्वीकार करे। एमबीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा जोर देकर के कहा सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन सबके साथ अमन चाहता है, लेकिन सिर्फ उस रास्ते पर दो रियासती हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस की गारंटी देता हो। रियाद ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह मैसेज रखा है कि बिना न्याय, बिना फिलिस्तीन की आजादी कोई अमन मुमकिन नहीं है। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।